हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके केमिस्ट्री पॉइंट। इस वीडियो में हम रिएक्शन रिएजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। रिएजेंट्स जो टॉपिक है ये बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें कम से कम 50 से 55 रिएजेंट्स जो है कवर होंगे। ठीक है, इसमें हम रिएजेंट्स के बारे में बहुत ही शॉर्ट में स्टडी करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी को हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, और मतलब कह दिया जाए तो ये रिएजेंट्स का एक स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएजेंट किसे कहते हैं या फिर कैसे आप रिएजेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिस पर कोई दूसरा केमिकल स्पीसीज आके अटैक करता है और ये दोनों मिलकर आगे रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा केमिकल स्पीसीज जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और प्रोडक्ट देता है उसको हम कह देते हैं रिएजेंट। ठीक है, यानी कि अटैकिंग स्पीसीज है ये। और ये रिएजेंट जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो दो टाइप के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिएजेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ब्रॉड स्टडी करेंगे इसका रिएजेंट का, तो इसको हम अलग से यहाँ पे हम इसको क्लासीफाई किए हुए हैं। यहाँ इसको हम क्लासीफाई करेंगे 4 टाइप से। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहला यहाँ पे देखो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, दूसरा यहाँ पे हम लिए हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तीसरा यहाँ पे हम लिए हुए हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट, और चौथा जो है अदर टाइप के रिएजेंट जिसको हम मिसलेनियस रिएजेंट हम कह सकते हैं। जो इन तीनों से कुछ अलग प्रॉपर्टी अलग अलग फंक्शन करता हो उनको हम एक अलग से कैटेगरी में रखे हुए हैं जिसको हम मिसलेनियस कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं रिएजेंट को। ठीक है, और एक एक करके इन सभी रिएजेंट्स के बारे में हम स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहला देखते हैं हम ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट किसे कहेंगे? कि ऐसा रिएजेंट जिसमें कार्बन फ्रेगमेंट हो जो कि डायरेक्टली मेटल फ्रेगमेंट से जुड़ा हुआ हो और एक रिएजेंट टाइप से काम करे, ये फंक्शन करे, किसी सबस्ट्रेट पे ये जाके अटैक करे, तो इस टाइप के हम स्पीसीज को कह देते हैं ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। ठीक है, मेन क्या चीज़ है इसमें कि एक कार्बन फ्रेगमेंट होना चाहिए जो कि डायरेक्टली मेटल फ्रेगमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो इसको हम कह रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। इसमें सबसे पहला आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए अगर कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोस्ट प्रिफरेबल रिएजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम शो करते हैं RMGX से शो करते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शो किया जाता है RMGX से। इसको तो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, RMGX से शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हुए चलेंगे जो कि एग्जाम के रेस्पेक्ट में क्या देखा जाए तो क्या है, इंपॉर्टेंट है ऐसे पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये देखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अम्पोलोंग रिएजेंट होता है। इट इज़ एन अम्पोलोंग रिएजेंट। अम्पोलोंग मीन्स होता है रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे रिवर्स पोलरिटी शो करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अम्पोलोंग रिएजेंट, और उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑप्शन के रूप में दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको पहचानना है कि ये अम्पोलोंग रिएजेंट भी रिएजेंट होता है। ठीक है, अम्पोलोंग रिएजेंट क्या होता है या फिर रिवर्स पोलरिटी क्या होती है, ये आगे आपको जो है मैकेनिज्म में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म में हम बता देंगे किस टाइप से इसमें पोलरिटी चेंज हो रहा है। तो अगला देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड हम लिए हुए हैं। क्या लिए हैं? एक एल्किल हैलाइड लिए हुए हैं। इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा? ईथर। ठीक है, और सॉल्वेंट कैसे फॉर्म होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए, यानी कि ड्राई ईथर हम ले रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे? RX और ये Mg दोनों रिएक्शन करेंगे ईथर सॉल्वेंट में और ये बनाएंगे क्या? RMGX बना लेंगे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों लिया जा रहा है, इसको थोड़ा सोचते हैं। ड्राई ईथर क्यों लिया जा रहा है? ड्राई ईथर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप इम्प्योर ईथर यूज़ करते हैं या फिर ऐसा ईथर यूज़ करते हैं जिसमें थोड़ी बहुत वाटर की इम्प्योरिटीज़ है, तो वाटर की अगर थोड़ी बहुत भी अगर इम्प्योरिटीज़ होगा तो वो क्या करेगा? पूरे के पूरे RMGX जो बना हुआ है उसको वो बर्बाद कर देगा। ठीक है, उसको वेस्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि RMGX बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
वाटर के लिए तो बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिविटी शो करता है और हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर वाटर मॉलिक्यूल हुआ उसमें तो वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं ड्राई ईथर, ठीक है। और एक तो सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट भी है ये। आगे देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे RMGX फॉर्म होता है, RX और MG के रिएक्शन से कैसे बनता है ये। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पे, RX लिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे RX लिए हुए हैं और ये RX क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है R+ और X- में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे X जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड जब टूटेगा तो ये हैलोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे ये X- बन जाएगा। और क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है हैलोजन की ओर टूट रहे हैं, तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, कार्ब कैटायन कह रहे हैं, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में ये जो R+ है, ये R+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कहाँ से, मैग्नीशियम से, ठीक है। मैग्नीशियम R+ को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये R+ उसको एक्सेप्ट करके क्या बना ले रहा है, उसको एक्सेप्ट करके R- बना ले रहा है, ठीक है। यानी कि पहले ये R+ बना हुआ था, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये R- में बदल गया है। इसी को हम रिवर्स पोलरिटी कहते हैं, ठीक है। पहले प्लस था, अब माइनस हो गया, तो इसको हम रिवर्स पोलरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या दिखा रहे हैं कि वो जो Mg है, जो इलेक्ट्रॉन देता है R+ को, वो कैसे चेंज होता है। तो Mg जो है ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज कैसे होगा, Mg2+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में यही तो होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ऐसे बहुत सारे हम इसको ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन है। ऊपर वाला स्टेप क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमको जो RMGX फॉर्म करने के लिए जितने स्पीसीज चाहिए वो सब मिल चुके हैं। देखिए पहले स्टेप में हमारे पास क्या है, X-, दूसरे स्टेप में हमको क्या मिल गया है, R-, और तीसरे स्टेप में हमको क्या मिल गया है, Mg2+, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों कंबाइन होंगे और क्या बना लेंगे, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। यानी कि R-, Mg2+ और X-, यहाँ पे Cl लिख दिया हूँ गलती से, X-, ये तीनों कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, RMGX बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आगे देखते हैं कि पोलरिटी कैसे यहाँ पे चेंज हो रही है। पोलरिटी कैसे चेंज हो रही है, देखिए ध्यान से देखिए, पोलरिटी कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे RX में आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे RX जो बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि ये कैसे पोलराइज्ड रहेगा, X जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इस पे क्या होगा, एक जो है निगेटिव, स्लाइटली निगेटिव चार्ज यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। स्लाइटली निगेटिव चार्ज यहाँ पे रहता है और R पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। जबकि RMGX में अगर देखते हैं, RMGX में आप देखने चलेंगे तो यहाँ पे R के पास जो है निगेटिव चार्ज होगा, स्लाइटली निगेटिव चार्ज, और Mg के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक मेटल स्पीसीज है, मेटलिक स्पीसीज, मेटल है Mg जो है, तो R Mg के बीच में जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे पोलराइज्ड होगा, R जो है स्लाइटली निगेटिव और Mg स्लाइटली पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे रिवर्स पोलरिटी है, ठीक है। पोलरिटी क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। यहाँ पे R जो है स्लाइटली पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे R जो है स्लाइटली निगेटिव है। इसी को हम कहते हैं रिवर्स पोलरिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या स्ट्रक्चर ऑफ RMGX। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में इसका बना दिया हूँ। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाया जाता है, एक जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो RMGX में यहाँ पे R ग्रुप, X ग्रुप होता है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और उसके साथ साथ जो डाई एथिल ईथर के 2 मॉलिक्यूल हैं वो भी मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे देखिए 4 जो है लिगेंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं और 4 लिगेंड जो हैं इनमें अलग अलग बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। 2 लिगेंड तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि R ग्रुप
एक्स ग्रुप यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं मैग्नीशियम के साथ, जबकि यहाँ पे डाईएथिल ईथर के जो दो मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे डेटिव बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, लिख भी दिया हूँ यहाँ पे, RMG बॉन्ड इज पोलर एंड कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, यानी कि RMG के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट नेचर का होगा, लेकिन मैग्नीशियम और ईथर डाईएथिल ईथर के बीच में जो बॉन्ड है वो डेटिव नेचर का होगा। ठीक है, डेटिव बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्लैंक इक्विलिब्रियम। एक पॉइंट आता है स्लैंक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्लैंक इक्विलिब्रियम मीन्स होता है मल्टीपल केमिकल स्पीसीज इन ए सॉल्यूशन ऑफ RMGX। ठीक है, RMGX जब सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल केमिकल स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे RMGX जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये क्या बना लेते हैं, R2MG और MgX2 ये बना लेते हैं, और ये तीनों आपस में कुछ समय बाद क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। ये देखिए इक्विलिब्रियम का साइन मैं नीचे लिख दिया, बीच में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाता है तो इसको हम कह देते हैं स्लैंक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीन स्पीसीज क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, इसको हम कह देते हैं। ठीक है, इसको हम स्लैंक इक्विलिब्रियम कह देते हैं। आगे देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए अम्पोलोंग रिएजेंट, इसको तो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, एक अम्पोलोंग रिएजेंट होगा जिसमें RX में अगर पोलरिटी देखा जाए तो स्लाइटली पॉजिटिव, जबकि RMGX में अगर देखा जाए तो स्लाइटली निगेटिव होता है एल्किल ग्रुप। ठीक है, इसलिए इसको अम्पोलोंग रिएजेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, RMGX प्रिपेयर करने के लिए, RMGX को बनाने के लिए जो रिएक्शन हम यूज करते हैं उस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का जो हैलाइड ग्रुप है और एल्किल ग्रुप है वो कैसे रिएक्शन को अफेक्ट करता है, उसकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं हैलाइड ग्रुप कैसे जो है ये अफेक्ट करता है। तो यहाँ एल्किल हैलाइड में अगर हैलाइड ग्रुप वेरी होता है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लिए हैं आयोडीन लिए हैं एल्किल हैलाइड में। ठीक है, दूसरा हम लिए हैं क्या, ब्रोमीन लिए हैं, तीसरे में हम क्लोरीन लिए हैं, चौथे में हम फ्लोरीन लिए हैं। ठीक है, तो अगर एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड को हम रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जमाने की कोशिश करते हैं तो हमको एक ऑर्डर मिलता है जिसमें एल्किल आयोडाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एल्किल फ्लोराइड जो है सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर मिलता है हमको। क्यों ये ऑर्डर मिलता है, क्योंकि देखिए मैकेनिज्म के पहले स्टेप में हो क्या रहा है कि RX जो है वो टूट रहा है, वो डिसोसिएट हो रहा है R+ और X- में। ठीक है, तो पहले स्टेप में जो X- बनता है वो X- जितना ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, RX जो है वो टूट रहा है। ठीक है, किसमें, R+ और X- में। तो यहाँ पे ये X- जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, हम ये कहेंगे कि रिएक्शन जो है उतनी आसानी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर देखते हैं आयोडाइड की बात करते हैं तो आयोडाइड जो है वो एक बड़ा एनायन होता है। ठीक है, साइज में बड़ा एनायन होता है और इसकी चार्ज डेंसिटी को अच्छे से ऑक्यूपाई कर सकता है, उसको स्प्रेड कर सकता है अपने में। ठीक है, तो आयोडाइड जो आयन होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, इन सभी जो चार जो यहाँ पे हैलाइड आयन हम बात कर रहे हैं उनमें आयोडाइड आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी एनायन के रूप में ज़्यादा होती है इसलिए भी ये RX जो बॉन्ड है वो आसानी से टूटता है इसमें। ठीक है, यानी कि RI बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाता है। इस कारण से आयोडीन को हम एक गुड लिविंग ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो रीज़न क्या हो जाएगा, आयोडीन जो है गुड लिविंग ग्रुप है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। उससे कम गुड लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन है, तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है। उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन सबसे बैड लिविंग ग्रुप है हम कह सकते हैं। ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कमज़ोर होगी, वो छोड़ना नहीं चाहेगा, बैड लिविंग ग्रुप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि रिएक्टिविटी एल्किल ग्रुप से कैसे अफेक्ट होती है। तो एल्किल ग्रुप के केस में थोड़ा सा अलग केस है। यहाँ पे देखो एल्किल ग्रुप में क्या है, एल्किल ग्रुप में यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल जो होता है वो
सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, ठीक है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ये रिएक्टिविटी शो करेगा। एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड उसके बाद, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिविटी शो करता है, ठीक है, ग्रीनहाउस रिएजेंट के प्रिपरेशन में। तो यहाँ ये ऑर्डर क्यों होता है? ऑर्डर तो उल्टा होना चाहिए था। जैसे हम कह रहे हैं कि आर एक्स बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा रिएक्शन उतना आगे बढ़ेगा, ठीक है, और उतनी अच्छे से रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो यहाँ पे तो अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड होता तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाता, और टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाता तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, ठीक है। टर्सरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, और अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है तो रिएक्शन आगे बढ़ना चाहिए था अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिएक्टिविटी उल्टा ऑर्डर है, यानी कि 1 डिग्री जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हम कह रहे हैं, उसके बाद 2 डिग्री को कह रहे हैं, उसके बाद 3 डिग्री को कह रहे हैं। तो यहाँ पे उल्टा क्यों है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप को ही अकाउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस स्टेप को हम ही अकाउंट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो कार्बोनाइन बन रहा है उस स्टेप को भी हम अकाउंट करेंगे। आर इंजेक्शन हम ध्यान से देखेंगे, देखिए आर जो है माइनस के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है वो क्या बनाएगा, कार्ब एनायन के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्ब एनायन की जब यहाँ पे बात आ रही है तो सीधी सी बात है, कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्ब एनायन होता है इन तीनों में? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा कार्ब एनायन होता है? 1 डिग्री कार्ब एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्ब एनायन बनाता है, और ये सबसे लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन बनाता है, यानी कि सबसे अनस्टेबल होगा वो 3 डिग्री कार्ब एनायन। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी अगर एल्किल हैलाइड से डिफाइन करें तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री उसके बाद, और 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होगा, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है। कार्ब एनायन जहाँ जितना स्टेबल होगा उससे जो है रिएक्शन आगे बढ़ेगा और उतना मतलब ईजिली होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सॉल्वेंट यूज्ड। सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है उसको हम देखते हैं, और कैसे कैसे इसमें कब कब जो है कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहला इसमें यहाँ पे देख लो कि सॉल्वेंट में ड्राई ईथर को यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम देख सकते हैं कि THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसको भी हम यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट के रूप में, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। देखते हैं कि कब तो हम ड्राई ईथर को यूज करेंगे, कब तो हम THF को यूज करेंगे। सबसे पहला देखिए ड्राई ईथर को कहाँ यूज करना है, जब आपका एल्किल हैलाइड नॉर्मल हो और वो Mg के साथ रिएक्शन कर रहा हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो रहा हो, तो उसमें हम ड्राई ईथर यूज करेंगे। नॉर्मल एल्किल हैलाइड कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हेलोजन जो है वो किसी सेचुरेटेड कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, sp3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हेलोजन है RX का, वो अगर किसी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, सेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तब वहाँ पे हम ड्राई ईथर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन आसानी से होता है और यहाँ पे ज़्यादा गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है रिएक्शन को, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। देखो दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि यहाँ एक्स ग्रुप जो है वो हमारे अनसेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि डबल बॉन्डेड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे मिजोमेरिक इफेक्ट होता है। मिजोमेरिक इफेक्ट मतलब क्या होता है कि ये जो लोन पैराफिलेक्टान है हेलोजन का, वो आगे माइग्रेट होता है डबल बॉन्ड की ओर, और डबल बॉन्ड जो है ये माइग्रेट हो जाता है लास्ट वाले कार्बन की ओर, टर्मिनल कार्बन की ओर, ठीक है। इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट हम कह देते हैं, ठीक है। कभी कभी इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ पे जो नया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। एक्स के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के पास निगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन हेलोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा
यहाँ हम कह रहे हैं कि कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों के दोनों कैरेक्टर यहाँ पे शो करता है ये, यानी कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी। ठीक है, यानी कि ना तो ये कम्प्लीटली सिंगल बॉन्ड होता है, ना तो कम्प्लीटली डबल बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सिंगल से ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होता है, तो सीधी सी बात है इसका स्ट्रेंथ भी सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है थोड़ा सा, इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिएक्शन मिक्सर को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। और क्योंकि हम रिएक्शन मिक्सर को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वहाँ पे इथर जो है, डाईएथिल ईथर, ये काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि डाईएथिल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कम है। तो हमको ज़्यादा गर्म करना है तो कोई ऐसा हमको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, यानी कि जल्दी वो उबले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। इसका बॉइलिंग पॉइंट ड्राई ईथर से, यानी कि डाईएथिल ईथर से ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा देर तक हम रिएक्शन मिक्सर को इसमें गर्म कर सकते हैं, ये उबलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे THF को लेते हैं, और इससे हमको जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है वो देखो ये वाला है। स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया हूँ, वाइनिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमको मिलेगा, क्योंकि हम वाइनिल हैलाइड यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कंडीशन देखते हैं, वेयर टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, वेयर टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना सकते। ऐसे कौन से रिएक्टेंट हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं देते हैं। आप Mg के साथ रिएक्शन भी कराओ तो भी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको नहीं मिलेगा। कौन कौन से ऐसे रिएजेंट हैं, रिएक्टेंट हैं? तो सबसे पहला तो देख लेते हैं, एक कंडीशन ये है कि अगर कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है तो उससे आप अगर RMGX बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे RMGX आपको मिलेगा नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिज़ायरेबल RMGX नहीं मिलेगा, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि इस टाइप के कंपाउंड को लेते हैं जहाँ पे एक टर्मिनल पे क्या है, एसिटिलीन है, और दूसरे टर्मिनल पे क्या है, आयोडीन है। ठीक है, एक ऐसा हम कार्बन ऑर्गेनिक स्पीसीज ले रहे हैं जिसमें एसिटिलीन एक छोर पे है, दूसरे छोर पे आयोडीन है। तो इसका अगर हम Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि ये Mg जो है सबसे पहले इंसर्ट तो होता है RMGX बनाने के लिए एक छोर में जिसमें आयोडीन है, उस छोर में इंसर्ट होगा और MgI बनाएगा। ये RMGI, इसको मैं पूरा R कह रहा हूँ, तो RMGI यहाँ पे बनाएगा तो ज़रूर, लेकिन होगा क्या, अगले स्टेप में ही ये RMGI इधर वाला जो छोर है ये इस वाले छोर से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, यानी ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन निगेटिवली चार्ज कार्बन होगा। ठीक है, हम ये तो देख चुके हैं ना, RMGX में जो R ग्रुप है उसका जो कार्बन है जो मैग्नीशियम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो तो निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि Mg जो है वो मेटल है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव कार्बन क्या करता है, यहाँ के H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उस स्टेप को मैं नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट H+ को मैं सॉल्वेंट में रिमूव कर दिया हूँ, उसके बाद निगेटिव चार्ज बना दिया यहाँ पे। तो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो कार्बन है जिसको मैं टिक किया हूँ वो यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और क्या बना लेता है, इस टाइप का एक स्पीसीज बना लेता है जिसमें टर्मिनल पे जहाँ पे एसिटिलीन था उधर की ओर हमको MgI मिल रहा है। ठीक है, तो ये RMGX तो है लेकिन उतना अच्छा ये निक्लोफाइल नहीं है। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उतना अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक गुड निक्लोफाइल होना चाहिए। ठीक है, जबकि ये गुड निक्लोफाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज कार्बन पे बना हुआ है वो निगेटिव चार्ज कार्बन के मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण से क्या होगा, वो कार्बन के न्यूक्लियस से अटैच रहेगा, यानी कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन से अटैक नहीं कर पाएगा किसी इलेक्ट्रोफाइल पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन जो दिख रहा है ना आपको, ये एसिटिलीन वाला कार्बन है, यानी कि sp कार्बन है। sp कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ठीक है, और इसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण से इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज से बॉन्डेड रहते हैं, वो उसको अटैक करने की कोशिश नहीं करता है उससे। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सा है ऐसा कोई स्पीसीज जिससे हम RMGX नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे ROH लिए हुए हैं प्लस RX लिए हैं और उसका रिएक्शन करा रहे हैं Mg के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, इस आर एक्स के साथ ये एम जी कनेक्ट होकर आर एम जी एक्स बना लेगा, ठीक है, बिल्कुल बनाएगा। लेकिन जो आर एम जी एक्स बना हुआ है वो रिएक्शन करेगा किससे, एल्कोहल से, आर ओ एच से। यहाँ पे एल्कोहल के पास ये जो एच दिख रहा है वो एसिडिक एच है, ठीक है। ओ एच का जो एच होता है वो एसिडिक एच होता है, एच प्लस के रूप में रिमूव होता है। तो क्या करेगा, आर एम जी एक्स से रिएक्शन कर जाएगा और जो एच प्लस है इसका, वो एच प्लस कहाँ चला जाएगा, आर के पास चला जाएगा, ठीक है। एच प्लस कहाँ चला जाएगा, इस वाले आर के पास चला जाएगा जब आर एम जी एक्स बनेगा तब, ठीक है। और ये एल्केन बना लेगा, ये फ्रेगमेंट, ये दोनों एक एल्केन बना लेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। जो बचे हुए स्पीसीज हैं यानी कि ये आर ओ माइनस और यहाँ पे एम जी एक्स, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, आर ओ एम जी एक्स बना लेंगे, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ही नहीं, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या, एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। और ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब क्या, कि ये एल्किल और ये एम जी, इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, ना कि ये बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगला देखते हैं, अगर कुछ स्पीसीज हम ऐसा लें कि कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दूसरी तरफ एल्किल हैलाइड है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सी हैलाइड ले रहे हैं हम, कोई हाइड्रोक्सी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। तो इसको अगर हम लेते हैं तो क्या होता है कि Mg जो है यहाँ पे आयोडीन वाले छोर में इंसर्ट तो हो जाएगा, ठीक है, जरूर इंसर्ट होगा, और यहाँ पे RMGI बना भी लेगा। लेकिन यही RMGI रिएक्शन करेगा किस पे, अगले छोर में, इसके जो दूसरे छोर में OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस पर रिएक्शन कर जाएगा। और जब उस पर रिएक्शन करेगा तो ये कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। यानी कि ये जो आयोडीन जिस तरफ था वो छोर क्या बन जाएगा, एक एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाएगा OMGI में। तो इस टाइप का कोई भी यहाँ पे RMGX बनेगा नहीं, फॉर्म नहीं होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक हम लिए हैं पाइपरिडीन लिए हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको हम पाइपरिडीन कहते हैं। तो एक पाइपरिडीन लिए हैं जिसमें 3 पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो 3 ब्रोमो पाइपरिडीन कह सकते हैं इसको। इसका हम रिएक्शन कराते हैं Mg के साथ। तो सीधी सी बात है, इसमें भी वही होगा, सबसे पहले Mg जो है Br और कार्बन के बीच में इंसर्ट होगा, RMGI MgBr बनेगा यहाँ पे। लेकिन ये आपस में इंटरनली रिएक्शन करेगा, जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन दिख रहा है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। MgBr एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे जो कार्बन है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस हाइड्रोजन को, ठीक है। और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे एल्केन बन गया है, ठीक है। और MgBr जो है वो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। H+ निकाल जाने के बाद वो निगेटिव हो जाएगा और उस पर ये MgBr जो है माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम डिज़ायरेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना सकते। यहाँ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही नहीं बन रहा है, डिज़ायरेबल को बात ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे बन क्या रहा है, ऐसा कोई रिएजेंट बन रहा है जिसमें नाइट्रोजन पे क्या है, MgBr जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये कार्बन पे जुड़ा हुआ होता तो इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते, लेकिन यहाँ पे कार्बन से न जुड़ के Mg किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के रिएजेंट को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं कह सकते, ठीक है। और देखते हैं आगे कि कौन कौन से ऐसा और स्पीसीज है जिससे हम नहीं बना सकते हैं ऐसा कुछ रिएजेंट वगैरह, ठीक है। तो देखते हैं 1,2 डाइहैलाइड एंड 1,3 डाइहैलाइड, ये भी RMGX बनाने में यूज नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इनको आप यूज करेंगे RMG 1,2 डाइहैलाइड और 1,3 डाइहैलाइड को आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होने के बजाय यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कंडक्ट होता है, ठीक है। 1,2 एलिमिनेशन और 1,3 एलिमिनेशन रिएक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, हम यहाँ पे डाइहैलाइड लिए हैं, 1,2 डाइहैलाइड यहाँ पे हम लिए हुए हैं। 1,2 डाइहैलाइड अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो क्या होता है, अगर इसको हम Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं डाइएथिल ईथर के सॉल्वेंट में तो ये एथिलीन देता है और साथ ही साथ MgX2 बना देता है साइड प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो कैसा रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है 1,2 एलिमिनेशन के थ्रू, यानी सबसे पहले अगर रिएक्शन कराते हैं तो Mg जो है ये क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है एक CX बॉन्ड के बीच में, ठीक है। मान ली के बाद मैं कहता हूँ कि इन दोनों कार्बन और हेलोजन के बीच में ये क्या हो गया, इंसर्ट हो गया Mg, और क्या बना लिया, CH2 MgX बना लिया, इधर की ओर CH2 MgX बना लिया, ठीक है। तो अगली बार ये क्या करता है, आगे फर्दर ये रिएक्शन होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है दरअसल, ठीक है।
ये जो MgX बना हुआ है, ये MgX अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 की ओर, और ये CH2 जो है ये X जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे CH2 के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे X और Mg आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, X और MgX जो है ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये एक तो एथिलीन देगा और साइड प्रोडक्ट के रूप में MgX2 देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होता है। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है फर्दर। अगर हम एल्किल डाइहैलाइड लेते हैं तो वो क्या क्या करते हैं और कहाँ तक रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा फर्दर आगे देखते हैं 1,4 डाइहैलाइड देखते हैं या फिर हायर डाइहैलाइड और देखते हैं, तो ये ग्रीनर रिएजेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, ये रिएजेंट बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम दो अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या लिए हैं, हेलोजन लिए हैं। एक ही स्पीसीज है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें एक टर्मिनल पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, और दूसरे टर्मिनल पे मान लो के बाद क्लोरीन जुड़ा हुआ है। X इक्वल टू यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो ग्रिग्नार रिएजेंट किधर की ओर बनेगा, ग्रिग्नार रिएजेंट जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, जो गुड लिविंग ग्रुप है, उधर की ओर बनेगा। और क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप। तो ब्रोमीन की ओर यहाँ पे मैग्नीशियम इंसर्ट होगा और क्या बना लेगा, RMgX बना लेगा। दूसरा जो हेलोजन है वो जैसा का वैसा यहाँ पे अनचेंज मौजूद रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आगे देखते हैं। अगर हम 1,4 डाइहेलोबेंजीन अगर लेते हैं, 1,4 डाइहेलोबेंजीन, तो यहाँ पे भी हम क्या बना सकते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट फॉर्म कर सकते हैं। शर्त यह है कि यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, THF लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हेलोजन जो है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नेचर शो करेगा, स्लाइटली डबल बॉन्ड नेचर शो करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर एक से ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसलिए इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे THF सॉल्वेंट लेना होगा। बड़ी आसानी से यहाँ पे कोई भी एक हेलोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, वो हेलोजन रिप्लेस होगा जो गुड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, रिप्लेस नहीं होगा, मतलब वहाँ पे इंसर्ट होगा Mg जो है। आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ हूँ, यहाँ पे आपको देखना है, सेलेक्ट आइडेंटिफाई करना है इसमें कि कौन कौन से यहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं वो ग्रिग्नार रिएजेंट देंगे Mg के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो। ठीक है, यहाँ पे ABCDEF 6 स्पीसीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। तो इन 6 स्पीसीज में आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि कौन कौन से जो है ग्रिग्नार रिएजेंट फॉर्म करने में यूज होंगे, कौन कौन से यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे जो बी लिया हूँ मैं, बेंजाइलिक हैलाइड है ये। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड ये दोनों भी ग्रिग्नार रिएजेंट बनाने में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, इसको बताना थोड़ा सा भूल गया मैं। इसमें होता क्या है कि ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होता है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, और ये जब भी रिएक्शन करता है Mg के प्रेजेंस में, तो ये आगे दूसरे बेंजाइलिक हैलाइड के साथ जुड़ जाता है और एक डायमराइज हो जाता है। यहाँ पे बेंजाइलिक ग्रुप जो है वो डायमराइज होगा। ठीक है, यानी कि इतना सा ग्रुप, ये सॉरी इतना सा ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमराइज हो जाता है। ठीक है, इसका होल ट्वाइस बना जाएगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ग्रिग्नार रिएजेंट बनेगा ही नहीं। एलाइलिक हैलाइड में भी वैसे ही होता है। एलाइलिक मतलब देखो कौन सा, एलाइलिक हैलाइड कैसा होता है, एलाइलिक हैलाइड होता है ऐसा, डबल बॉन्ड, उसके आगे एक कार्बन जो कि sp3 है और उससे जुड़ा हुआ है X, इसको हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये सिस्टम एलाइलिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे X ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसमें भी आप अगर बनाने चलोगे क्या, ग्रिग्नार रिएजेंट बनाने चलोगे उससे, तो ग्रिग्नार रिएजेंट बनता नहीं है, बल्कि क्या बन जाता है, यहाँ से अगर Mg लोगे तो यहाँ पे 2 के 2 जो एलाइलिक ग्रुप हैं ये क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर क्या दे देंगे हमको, इस टाइप से डायमराइज हो जाएगा ये। ठीक है, डाइमर बना लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी RMgX नहीं बनता इसमें भी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा जो है ग्रिग्नार रिएजेंट देगा और कौन सा ग्रिग्नार रिएजेंट नहीं देगा, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू।